मुझे समझ में नहीं आता। और हमारा जीवन वही हो गया के बाद कि हम उस पर बातचीत करें, उसके आसपास रहें, उसे देखें। जीवन उससे कहीं आगे भी तो है। साहित्य तक क्या है जीवन? पर आ गए हैं। जीवन संगीत है, साहित्य है, सिनेमा है, कविताएं हैं, बातचीत है, इंसानियत है, पड़ोसी है, पड़ोस के घर में सब्जी बेचना है, किसी की तकलीफ में काम आना है, कोई रास्ते में गिर जाए तो उठाना है, कोई किसी को छेड़ रहा हो तो बचाना है। ये जीवन है। जीवन ये नहीं है जो सोशल मीडिया पे। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपने लोगों के दिल में लेकिन बिल्कुल मेरी जगह बना जिंदगी ली और है। मध्यम वर्ग की जिंदगी में मुझे मेरी 4 पंक्ति अचानक याद आ गई कि जीवन क्या है आपने कहा। तो मैंने किसी जमाने में लिखा था आप और मैं बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ लड़का हूं, गांव में पला बड़ा। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरतबा विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है और 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। पहली तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है जी। और जो बेरोजगार है उनके लिए क्या बोलेंगे आप? वो कौन सी तारीख का इंतजार करें? वो तारीख का इंतजार न करें। वो उर्दू में एक लफ्ज है तारीख, जिसका मतलब होता है इतिहास। वो उस इतिहास का इंतजार करें कि इस देश में कुछ ऐसा हो कि हमें ये न कहना पड़े कि इसके पास नौकरी नहीं है, हमें ये न कहना पड़े कि इन हाथों के पास काम नहीं है, हमें ये न कहना पड़े कि डिग्रियां टंगी हुई है, हमें ये न कहना पड़े कि पांव चल रहे हैं लेकिन उनको रुकने की कोई जगह नहीं है, हमें ये न कहना पड़े कि रास्ते हैं पर मंजिल नहीं है। इतिहास कभी न कभी तो लिखा जाएगा। शब्दों की जो माला पिरोते हैं उसका कोई सानी नहीं है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप एक्टर भी हैं, कवि हृदय भी हैं, साहित्य का अलग अलग जितने नाम लिए जाएं, साहित्य की जितनी भी विधाएं होती हैं उसमें आप पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं। लेकिन इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? ये तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अभिनय मेरा शरीर है, कविता मेरी आत्मा है। 10 बरस की उम्र से मैं मंच पर हूं। जो कुछ हूं हिंदी कविता की वजह से हूं, जो कुछ बना इस मंच की वजह से बना। मैं इसका पुत्र हूं, इसलिए जब भी बुलाता है मैं दौड़ के चला आता हूं। और आदमी को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आदमी की जड़ें उसे हमेशा याद होनी चाहिए कि वो कहां से मिला। तब पंडित गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि आपने कहते हैं कौन सा रूप स्वरूप श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात है, क्या बात है। अब आपने कहा कि आदमी को हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, तो मुझे आपके पिताजी याद आ गए। अरे उस पे बड़ी कविताएं आपने बनाई हैं। अगर वो लाइव देख रहे होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कविता नहीं, लतीफे बनाए। क्योंकि पिता के ऊपर लतीफे जी, क्योंकि पिता के सामने कुछ कह नहीं तो सकते उसके थे। बात कुछ पढ़ा या बच गए आप? नहीं, लतीफे सुनाने के नहीं, बाद? नहीं, और मैं इसलिए चाहता हूँ रिकॉर्ड अगर करें या लाइव न दिखाएं तो कम से कम जोधपुर में न भेजें, क्योंकि मकान के कागज अभी भी उन्हीं के नाम के हैं और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। मेरे पिताजी बहुत कमाल के, मतलब अद्भुत हैं उनको। अब अभी मैं बताऊं, ईश्वर उन्हें शतायु करे, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, वो डायलिसिस पे एवरी 3rd डे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब हॉस्पिटल में थे और हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट की कुछ बात करें तो नई किडनी लग जाएगी, तो बहुत धीरे से बोले, डॉक्टर को पूछना पुरानी का क्या देंगे। ये अंदाज उनका है, बड़ा कमाल। अच्छा वही नहीं, हमारे देश में जितने पिताजी हैं ये सारे पिताजी किस्म के पिताजी हैं। हिंदुस्तानी पिता का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण ठोको। सारे ठुके हुए पहुंचे हुए यहाँ पर देख लीजिए, तालियां अरे बजा ये रहे हैं। बेचारे दर्द के मारे बजा रहे हैं। ये जानते हैं अपने पिता को, और कारण पूछ ले तो 3 बार और ठोको। अच्छा मेरे पिताजी तो किसी भी बात में पीट सकते थे। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया हिंदुस्तानी पिता करता क्यों ऐसा। जैसे कोई बात करे, कहां गया था, उनका जी थोड़ा पढ़ने गया था। आंख मिला के बात कर। जी कॉलेज गया था। आंखें क्यों मिलाता है? मुझे कभी समझ में नहीं आया भाई, आंख न मिलाऊं तो डांट पड़ रही है, आंख मिलाऊं तो डांट, महंगा हो जाऊं, मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं। मैं घर में एक बार पैंट पहन के बैठा हुआ था, आके झापड़ मार दी। किसी शादी में जाना है क्या? क्योंकि हमारे जमाने में तो शादी में ही पैंट पहनी जाती थी। अब आज के जमाने के बच्चों की तरह तो है नहीं कि उनको तुरंत रुपए मिल जाते। आज के जमाने के बच्चे आपने देखे, वो रोए नहीं उसके पहले तो सामान मिल जाता है। हमें 2-2 रुपए के लिए 2-2 घंटे नागिन डांस करना पड़ता था। हमें मिलता है, इनको आपने आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, हम इसी में खुश हो जाते थे कि छठी के अंदर पेंसिल नहीं पेन से लिखने को मिलेगा। हमारा जमाना अलग था। और आज का जमाना होगा तो पिताजी पैंट पहन के बैठा तो उन्होंने थप्पड़ मार दी। तो दूसरे दिन मैं शादी में जाना है, दूसरे दिन मैं निकर पहन के बैठ गया, फिर मार दी। टांगे क्या दिखाता है, अश्लील प्रदर्शन कर रहा है।
अरे मैंने कहा पैंट पहनूं तो पीटो आप, निक्कर पहनूं तो पीटो, तो क्या कहूं बताओ। हाँ। अगर ये दोनों ही त्याग दूंगा तो ज्यादा पीटोगे। तो हमारे पिताजी, अच्छा ये सारे ही ऐसे, मैं आपको बताऊं, आपका रजनीगंधा देख के मुझे याद आ गया अचानक। हमारे वहां जो है बड़ा, ये जो हिंदुस्तानी आदमी है ना, इसका कमाल बहुत अलग होता है। अभी बजट आया तो अब आप देखिए, हमारे जो मित्र हैं ये लोग थोड़ा कम बोलते हैं। कम बोलते इसलिए कि शब्द जो है वो कम खर्च करते हैं, या मितव्ययी हैं शब्द खर्च करने के मामले में। कम इसलिए बोलते हैं कि बिजी होते हैं, इशारों में बात कर। अभी मैं होटल आया, मिलने आए दो लोग, मैंने कहा और कैसे हो? मैंने कहा क्या चल रहा? प्रोग्राम कितने बजे? मैंने कहा क्यों खाते हो, खराब चीजें? साथ में एक थे तो रोज नहीं खाते हैं, कोई ऑफर करता है तो खा लेते हैं। मैंने कहा साथ में कौन है? ये ऑफर करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बजट में महंगा हो गया है तो क्या करेंगे? अब देखिए ये कितना बढ़िया जवाब वही दे सके, हमारे हिंदुस्तान का आदमी दे सकता है। ये जो पिताजी किस्म के पिताजी होते हैं ना, वही दे सकते हैं। उम्रदराज थे वो। मैंने कहा महंगा हो गया तो अब क्या करेंगे? तो उन्होंने पहले तो 15 सेकंड का पॉज लिया। और मैंने कहा बताइए महंगा हो गया तो अब क्या करेंगे? ये आधा घंटा देर से थूकेंगे। ये सिर्फ हमारे यही हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, हो गया, आपने बहुत रजनीगंधा वालों का खूब प्रचार प्रसार कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए उससे, नहीं मुझे मतलब अच्छा लगा ये आपका। आगे बढ़ते हुए बेटियों पर जी आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और जिस पिछले साहित्य में आप आए थे उसके बाद फिर लंबे अरसे के बाद आपसे इस मंच पर मुलाकात हो रही है। कोरोना का काल भी इस दौरान हम सब ने देखा। तो आज क्या नया लेकर आए हैं जो सुनाना चाहेंगे? और बेटियों पर जो कविता आपके सबसे दिल के करीब है, वो कविता मैं शायद सुना चुका हूं, लेकिन आप चाहते हैं वो कविता सुना? वो बिल्कुल ऑडियंस नहीं है, नए नए देखिए युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई, बहुत सारी बच्चियां महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अगर अच्छा आप मुझे कविता, मतलब मुझे लगा मुझे बातचीत करने के लिए आया। मैं तारक मेहता पर आ रही हूँ। वो तो छोड़िए ना, उसकी बात हम बाद में आऊंगी उस पर। वो बात हम कर लेंगे जो छूट गया। क्यों छोड़ा आपने तारक मेहता? अब पैसे कम मिल गए थे? देखिए लिखा हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, लिखा हुआ था पैसे कम मिल गए थे। अगर आर्टिकल का ही भरोसा कर लिया जाता चित्रा जी इस देश में, और खबरों का ही भरोसा कर लिया जाता, तो हमारी तो खबरों की भाषा एकदम से कैसे बदलती है। सुबह मान लो क्रिकेट मैच में हम हिंदुस्तानी जीत गए, आज हिंदुस्तानी शेरों ने कर दिया कमाल, और दूसरे दिन हार गए तो आप ही कहेंगी पस्त हो गए हिंदुस्तानी बाशिंदे, बुरी तरह हारे। आपकी भाषा एकदम से बदल जाती है ना, तो किस पे यकीन किया जाए? ये सही कि ये जो दर्शक सामने बैठे हुए ना, जब जीत जाते हैं तो पटाखे लेकर बाहर आ जाते हैं आधी रात को जी। जब हार जाते हैं तो अपने घर का सामान फोड़ने लगते हैं, यही सामने बैठे हुए हैं। पर इनकी वजह से भाषा थोड़ी बदलती है। दिल पर ले लेते हैं ये लोग, मैच को बिल्कुल दिल पर ले लेते हैं। देखिए, हाँ सही बात है या नहीं, देख लीजिए। तो उनकी फीलिंग बतानी पड़ती है मुझे। देखिए, आप तारक मेहता से इधर उधर मत भेजिए। क्यों छोड़ा आपने, बताइए? देखिए, इस सवाल का जवाब बड़े, ये तो राष्ट्रीय प्रश्न है कि मैंने क्यों छोड़ा। सब जानना चाहते हैं ये। अच्छा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इसमें क्या दिक्कत है? क्या नया करने वाले? अब बैठ जाइए, आप बैठ सकते हैं। देखिए, छोड़ने के कारण तो होते ही हैं जी। इस देश में, आप मेरी बात इशारों में समझें, जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे हैं, और लेखक को पुस्तक छपवाने के लिए, अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े हैं, दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बेहतर समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई निर्माता किसी निर्देशक या किसी अभिनेता अभिनेत्री से बड़ा नहीं हो सकता। वो व्यापारी है, और ये फर्क हमें समझना चाहिए। और मैं कवि हूं, मैं अभिनेता हूं। जब जब अगर कुछ ऐसा किया जाएगा जो मेरे कवि होने पर या मेरे अभिनेता होने पर, मेरे विचारों पर अगर किसी व्यापार ने हावी होने की कोशिश की, तो फिर तो ज्वालामुखी फटेगा। और वही क्या बात है,
इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो था, लेकिन अभी इन्होंने खोल दिया है। नहीं, खोला तो अभी भी नहीं है। खोला अभी भी अभी नहीं तो है। बहुत कुछ बाकी है। धीरे तो धीरे खोल दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम होने आज तक वालों के। बहुत सारी नई कविताएं आपने लिखी हैं, नई जी। गजलें, क्या नया सुनाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी जो पिछली बार मैंने आपसे सुनी थी, आप एक पुस्तक के साथ भी यहाँ पर साहित्य ये आज तक पुस्तक के तो मंच पर करीब बैठे 30 साल हुए हैं। पुरानी है मेरी। जी जी। लेकिन नई कविताएं, बस मेरी दिक्कत ये है कि मैंने बहुत ताजा लिखी हैं, तो मुझे याद नहीं है। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं देख के सुना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुना देता हूं, चलिए। एक कविता ऐसी है जो शायद आप मेरी इमोशनल साइड जो है वो लोगों ने कभी उस पर देखा नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे विषय पे सुना रहा हूं जिस विषय पे मुझे नहीं मालूम पहले लिखा गया या नहीं लिखा गया। और युवा पीढ़ी जो है इस विषय शायद कनेक्ट करे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो भाषा का समर्थक हूं, भाषा की बात करता हूं, लेकिन ये विषय ऐसा है। आप मैं उस पोडियम पे खड़ा होकर सुना, बिल्कुल बिल्कुल, वहां बिल्कुल, चला जाकर सुना, बिल्कुल। आपको ठीक रहेगा? आपकी यहीं? आवाज पहुंचनी चाहिए। नहीं, वहां नजर नहीं आएगा आप लोगों को। एक मिनट देख लेते हैं ना, अगर नजर नहीं आएगा तो वापस आ जाऊंगा। ये अच्छी बात है। अब यहां ठीक है? हाँ या ना ये बताओ। अरे दोनों का जो है हाँ और ना उच्चारण एक जैसा, ये तो समझ में था। हाँ, बीच में जनता जनार्दन है साहब। ऐसा ना भ्रष्ट नेताओं के लिए भी किया करो ना जब वोट मांगने आए हैं, कि नहीं चाहिए भाई, तब नहीं करते ये। तो क्या एक हाथ में कागज एक हाथ में माइक, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसलिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। इस कविता का शीर्षक है ये साले आंसू। ये एक बिल्कुल अलग नए विषय पे लिखी गई है चित्रा, जिस विषय पे मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन मैंने लिखा है। ये साले आंसू कभी नहीं हुए मेरे, कभी साथ नहीं दिया मेरा। ये साले आंसू कभी मेरे नहीं हुए, कभी मेरा साथ नहीं दिया। जो कुछ मैंने कहा इन्होंने कभी नहीं सुना, इन्होंने कभी नहीं सुना जो मैंने कहा। मेरा कभी इन पर बस ही नहीं रहा। जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार हो, जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार हो, जैसे बच्चा स्कूल की घंटी सुनकर भागने को तैयार हो, जैसे बड़ी होती लड़की का पिता बेताब हो बिटिया की शादी को, जैसे कोई बम तैयार हो विध्वंस को बर्बादी को, जैसे कोई स्वागर ज्वार के इंतजार में हो, जैसे कोई कली खिलने को बहार में हो, बस वैसे ही हरदम बेकरार बेताब बेसब्र ये साले आंसू पता नहीं किन किन मौकों पर निकल आते हैं। ये मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, क्या बात और है? तब निकल आए जब मैंने नहीं चाहा और ये बहे। मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, ये साले आंसू, मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, पर जब चाहा कि ये नजर न आए तब इन्होंने धोखा दिया। मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, पर जब चाहा कि ये नजर ना आए तब इन्होंने धोखा दिया। ये साले आंसू बचपन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना, घाव नजर आता था। बचपन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना, घाव नजर आता था। पर अब जब घाव नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तो तुम बाहर आके उन्हें दिखाते क्यों हो? क्या बात अब है? जब घाव नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तुम मैंने बाहर आके दिखाते क्यों हो? तुम झूठे ही मुझे हंसने का उपक्रम सिखाते क्यों? तुम इतने बरसों बाद मिली, सोचा था तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम इतने बरसों बाद मिली, सोचा था तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन ये साले आंसू पलकों की कोनों से निकल पड़े। लेकिन ये साले आंसू पलकों की कोनों से निकल पड़े। तुम्हारी पुरानी चिट्ठियां पढ़ूंगा नहीं कि संदूक खोला और तुम लुढ़क पड़े। तुम्हारी पुरानी क्या चिट्ठियां बात है? पढ़ूंगा नहीं और संदूक खोला और तुम लुढ़क पड़े। ये साले आंसू भगवान से मंदिर में मांगते वक्त भी निकल आते हैं और अपनों के सामने निकलकर मेरी मजबूरी जताते हैं। अब तुम ही बताओ, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया तो मैं क्यों रोया? तुम ही बताओ, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया तो मैं क्यों रोया? लता जी की और अरिजीत सिंह की आवाज सुनकर मैंने अपना शर्ट क्यों भिगोया? किसानों की आत्महत्या और भूखे बच्चों की तस्वीर तुम्हारी क्या लगती है? पर तुम्हें तो उस वक्त भी बाहर निकलने की जल्दी है। ये साले आंसू किसी और की बेटी घर से विदा होती है, तुम चले आते हो। कोई असहाय बूढ़ा भीख मांगता है, तुम अपनी सूरत दिखाते हो। ये साले आंसू आ ही जाते हैं देखकर किसी की भी कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली हुई वफाएं। ये साले आंसू आ ही जाते हैं देख करके किसी की कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली हुई वफाएं। उस दिन भी जब मैं ऐ मेरे प्यारे वतन गा रहा था, उस दिन भी जब ऐ मेरे प्यारे वतन गा रहा था,
तो क्यों तुम्हारा रेला आंखों से बाहर आ रहा था? जब मेरा सम्मान हुआ तब चले आते तो ठीक था, पर मेरे अपमान के वक्त तो निकलते, पर मेरे अपमान के वक्त तो ना निकलते, पर तुम आए। मेरी खुशी में भीग जाता तो ठीक था, पर तुम्हारे दुख में क्यों रो पड़ा था मैं? उल्लास में, मधुमास में, उदासी में, चाह में, जग हसाई में, बेवफाई में, हंसने में, फिसलने में, ठोकरों में ना संभलने में, भूख में, त्रास में, रिश्तों के संतरास में, गोधुली शाम में, ना होते काम में, मुकेश की आवाज में, कराहते साज में, शहनाई में, विदाई में, सालती हर तुमसे जुदाई में। क्या बात है। सूने समंदर के साहिल को देख, तुम्हारे फेसबुक के प्रोफाइल को देख, बच्चों के टूटे सपनों को देख, ईर्ष्या की वेदी पे अपनों को देख, मेरी मजबूरियों को देख, ये बढ़ती हुई दूरियों को देख, अन्याय नियति के देख, चेहरे विपत्ति के देख, हर बार तो तुम निकल आते हो, क्यों इतना सताते हो? ये साले आंसू अकेले में तकिया भिगोए तो कोई बात नहीं, सच में जब न रोया हूं ऐसी कोई रात नहीं, पर जमाने के सामने आ जाते हैं। ये साले आंसू हंसी उड़वाते हैं। मेरे यार सिर्फ मेरे बने रहें, बेताब न हो, न बच्चों की तरह भीतर तने रहें, पर सुनते कहां हैं? बंजर जमीन पर ही तो शब्द बो रहा हूं मैं, तो मैं क्या बताऊं, ये पढ़ते पढ़ते भी रो रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लग रहा है, देखिए अभी 14 फरवरी को गए, ज्यादा दिन हुए नहीं, आपके ये जो मेरे आंसू हैं ये सुनकर अभी से ना बहने लगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं टूटे हुए दिल के साथ। चित्रा, इनका 14 फरवरी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये 14 फरवरी पता नहीं किन लोगों ने, तो व्यापार है ये 14 फरवरी कोई। भाई मोहब्बत के लिए एक दिन क्यों? हमारे देश में मदर्स डे, अरे मां ने तो जीवन दिया है, जीवन का हर दिन हर क्षण मां का है। मां के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? पिता के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? वैसे ही मोहब्बत के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? किसी ने मुझे पूछा, भाई साहब 14 फरवरी क्या है? मैंने कहा पत्नी है आपकी? नहीं। मैंने कहा गर्लफ्रेंड है? नहीं। मैंने कहा उपवास है। तो ये तो व्यापार वाले लोग हैं। मोहब्बत जो है वो जताने की चीज थोड़ी है। कैसे जताएंगे आप इनके लिए? नहीं, मोहब्बत जताने और बताने की चीज है ही नहीं। एक कवि, एक 10 साल का लड़का जो गांव में पला बड़ा और वहां से लेके यहां तक आया, और ये इतने सारे लोग जब उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, ये मोहब्बत ही तो है, और क्या है? और आप जब मिलते हैं, मोहब्बत ही तो है। हिंदी कविता के लिए, शायरी के लिए प्यार, ये मोहब्बत ये इसी देश में हो सकता है। दुनिया में ये परंपरा कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में 203 देश होंगे साहब, लेकिन हजारों लोग बैठ के कविताएं सुने, ये इसी देश में हो सकता है। और आप देखिए साहित्य आज तक 4 दिन से कार्यक्रम, 2 दिन से कार्यक्रम कर रहा है, इतने सारे सेशन चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी फिल्में आती हैं, 100 करोड़ की, 150 करोड़ की, 200 करोड़ की। कल परसों एक फिल्म रिलीज हुई, थिएटर में 100 सीटों में 4 लोग बैठे हुए थे, 5 मिनट में लोग फ्लॉप करके उसे बाहर निकल गए। बड़ी से बड़ी फिल्में इस देश में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में फ्लॉप हो जाती है। ये साहित्य की ताकत है कि हजारों लोग घंटों खड़े रह के सुनते हैं। क्या बात है, ये इसी देश में हो सकता है। बहुत खूब, बिल्कुल। साहित्य की धरती भी है ये जी, लखनऊ है, यहाँ पर मथुरा है, बनारस है, अलग अलग रंग है उत्तर प्रदेश के। लेकिन मैं चाहूंगी कि आपने इनसे मोहब्बत का इजहार शब्दों में किया, कुछ पंक्तियों के जरिए हो जाए। तो ये क्या कर रहा था मैं? मुझे नहीं पता था ये पंक्तियां नहीं थी। लेकिन कविताएं, मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। जी जी, मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं, 4 मिसरे बड़े कमाल के हैं वो। आपके बीच में आके मुझे महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं आज यहाँ मेरा पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं पहुंच गया। तो वो शेर मुझे याद आ गया कि जो घर में मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। और तेरी महफिल में आके सोचता हूं कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब। अब मैं आ जाती हूँ बेटियों की उन पंक्तियों पर जिसको सुने बिना आपको जाने नहीं देना है यहाँ से, जो आपके दिल के बहुत करीब भी है। मैं चाहूंगी कि अगर आप उसको सुना पाए। अच्छा, वो कविता आप सुनाए? दिल्ली में आपने सुनाया था, ये लखनऊ का मंच है। यहाँ के दर्शकों के लिए जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। माँ वाली, वो करे माँ वाली सुना। माँ वाली सुना दीजिए, माँ वाली। चलिए। अब देखिए, ये मेरे लिए बड़ा भावुक करने वाला क्षण है चित्रा। इधर से आवाज आई माँ वाली सुना दीजिए, इधर वो संस्कार सुना दीजिए, वो बोला मिस करते हो कि नहीं। ये 3 4 5 4। अच्छा, मैं बिल्कुल एक अलग कविता सुनाता हूँ। जी ठीक है। एक कविता मैं सुनाता हूँ जो माँ वाली जो मैंने, अरे यार युवा लोगों, तुम्हारे लिए एक सुनाता हूँ जो मैंने कहीं नहीं सुनाई। ठीक है, ठीक है। वो सुना देता हूँ।
ये बड़ी पुरानी कविता है मेरी, कई वर्षों पुरानी, लेकिन उसको मैं सुना देता हूं। और ये जो कविता है, ये 14 फरवरी आपने कहा तो मुझे याद आ गई। ये कविता, ये आप, ये जो 14 फरवरी के जो नए नए नशे में झूम रहे लोग हैं ना, उनके लिए है। तब सुनाता हूं। इस कविता का शीर्षक है अनामिका। बहुत वर्ष पहले मेरे लिखी हुई कविता है ये, लेकिन मैंने मंच पे से कभी सुनाया नहीं, और आज अचानक आपने कहा तो मौका आ गया। तो वो कविता मैं नहीं सुनाता जो आप कह रहे हैं, वो फिर कभी सुना दूंगा। उनके बहुत पैसे लेता हूं मैं, लेकिन ये सुनाता हूं। इस शीर्षक है अनामिका। आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। आज बस इस मोहब्बत में डूब जाओ दोस्तों, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस उम्र से हम भी निकले हैं और मुझे मालूम है इस उम्र में क्या होता है ना। क्योंकि होता ये है, डूबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके दिलों का इजहार आपके शब्दों के जरिए हो जाए। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कह के भी जाऊंगा। मेरी कोई कविता ऐसी नहीं जिसमें आपको कुछ समझा के ना चला जाऊं, तो थोड़ा सा समझा के चला जाना चाहता हूं। और एक ये जो तंज है मैं कर रहा हूं हमारे आसपास के वातावरण पे, कि इस मोहब्बत को हमने क्या बना दिया है और मोहब्बत क्या होनी चाहिए। तब मैं कहता हूं कि आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। लड़की बिल्कुल थी अकेली, ना साथ में कोई सहेली। लड़की थी या पहेली। तभी उसने सोचा कि आज तो कर डालूंगा उसका हाथ पकड़कर जीवन को महकाने वाली बात। आज तो पूछ ही डालूंगा कि क्या वो उसकी जीवन को महकाएगी, क्या वो उसकी जीवन संगिनी बन पाएगी। आज तो जरूर जरूर वो मेरी बात मान जाएगी। फिर सोचा उसने, किसने? वो मेरे पड़ोस में रहने वाला सरकारी बाबू का लड़का, जो ये रोज सोचकर घर से निकलता कि आज कर लूंगा इस लड़की से बात, आज उससे पूछ लूंगा उसका नाम। लेकिन बात करना तो दूर, वो उसका नाम ही नहीं जान पाया था, और मन ही मन उसने उसका नाम रख दिया अनामिका। हाँ, वो आई अनामिका। हाँ, वो आई अनामिका। अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए वो पहुंचा अनामिका के पास और नजरें मिलाई। और नजरें मिलाते ही न जाने क्यों वो बात तो नहीं कर पाया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी। वो अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए पहुंचा अनामिका के पास और उससे नजरें मिलाई। नजरें मिलाते हुए बात तो नहीं कर पाया, किंतु अचानक उसे कुछ याद आया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, माँ की 2 साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना, और दिन भर की सिसकियां, रातों का रोना, और बगैर बात किए आगे बढ़ गया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, माँ की 2 साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना, दिन भर की सिसकियां, रातों का रोना, और वो बगैर बात किए आगे बढ़ गया। ये सोचकर कि कल कर लूंगा मैं इस लड़की से बात, जी में आया कि मैं रोक लूं उसे और समझाऊं। अब जो पंक्तियां हैं वो मोहब्बत चाहती है आपकी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी में आया कि रोक लूं उसे और समझाऊं कि भाई सपना देखना ही है समाज में, तो 2 वक्त की रोटी का देख, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि समाज की अनामिकाएं रिजर्व्ड हैं। सपना देखना ही है, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, 2 वक्त की रोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि समाज की अनामिकाएं रिजर्व्ड हैं। अरे जिनके चेहरों पे चांदी की चमक होती है उनको मिलती है अनामिकाएं, जिनके जेब में दौलत की दमक होती है उनको मिलती है अनामिकाएं। और तूने समाज में कैसे सोच लिया कि अनामिका तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी? अरे सरकारी बाबू के लड़के, जेब से निपट करके ये पंक्ति सुनना जो मैं एक तंज कर रहा हूं और सारे समाज के मुंह पे कहता हूं। हर सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके, ये तूने कैसे सोच लिया कि वो तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी? अरे सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके, मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। इसलिए उसको प्यार करने का मोह मत करना। और हां अनामिका, इस बालक को इस अपराध के लिए क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानता कि इस समाज की यही परंपरा रही है कि अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है, अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है। और बाद में अनामिका कभी मिल गई तो उसने ये पूछ भी लिया होगा कि पहले बताया होता, इतनी मोहब्बत करते थे। अब बेचारा कोट का टूटा बटन छिपाए या ये बताए? गरीब आदमी रोटी का इंतजाम करे या मोहब्बत करे? मोहब्बत तो शगल है साहब। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये रील्स, ये ब्लूटेक, ये चैट, ये मोहब्बत नहीं है।
ये तो उस उम्र का जुनून है जो थोड़े दिनों में निकल जाएगा। और जब वो जिससे मोहब्बत करते थे वो मोहल्ले में वापस आएगी 20 किलो वजन बढ़ा के 2 बच्चों के साथ, तो खुद ही सोचेंगे अरे यार मैं ही था। तो उम्र का दौर है, निकल जाएगा। मजरूर सुल्तानपुरी की वो लाइनें मुझे याद आ गई इसी बात पर। हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। जी 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 बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लाइन है। आगे बढ़ते हुए अब माँ की फरमाइश आ रही थी, आपने कहा उस पे बहुत पैसे लेता हूं मैं। देखिए पैसे तो लेने ही चाहिए, हाँ। क्यों नहीं। सुनाएंगे क्या फिर आप? अरे पब्लिक की डिमांड है, आप लोगों अच्छा, के बीच में है, सुना देता वो हूं। उनकी डिमांड है। चलिए सुना देता हूँ। किसको किसको सुनना है माँ पर कविता? चलिए, शुक्रिया, सुना देता हूँ। अच्छा ये यहाँ थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, ये थोड़ी थोड़ी है, हवा के वेग से वो इधर उधर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है, कुल मिला के आवाज आनी चाहिए। सुनाता हूं। ये कविता जो है ये मेरे लिए यकीन मानिए प्रार्थना की तरह, पूजा की तरह आप कह रहे हैं तो सुना देता हूं। और इतनी मोहब्बतें हैं तो ये कविता उन तमाम लोगों के लिए जिनकी माएँ जिनके पास है, और दुनिया के वो तमाम लोग जिनकी माएँ जिनके पास हैं वो दुनिया के बहुत सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं। प्रार्थना पूजा है माँ के चरणों में रहना, लेकिन जिनकी माएँ जिनके पास नहीं है, पास नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया छोड़ गई। अगर आप किसी दूसरे शहर में भी काम कर रहे हैं, माँ आपके पास नहीं है, तो मेरी ये कविता, जितने लोग मुझे कहते हैं कि माँ पे कविता सुनाओ, मैं हर बार ये कहता हूं कि मैंने माँ पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तब जिंदगी क्या होती है, और जब माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है। मैंने कविता लिखी माँ के न होने वाली जिंदगी पे। माँ पे कविता तो मैं क्या लिखूंगा, जिसने मुझे लिखा मैं उस पे क्या लिखूंगा। तो मैंने ये लिखा कि जब माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है। कि कल अचानक काम पर जा रहा, आप की जिंदगी से दृश्य चुराता हूं, मेरी जिंदगी से एक कहानी सुनाता हूं। इसके पहले एक जंगल में एक संगीतकार था जो मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहां आके खड़ा हो जाता। तो ढोलक बजाने वाले ने एक दिन उससे पूछा कि क्या मैं बजाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम रोज यहां चले आते हो। तो बकरी का बच्चा बोला आप क्या बजाते हैं मुझे नहीं पता, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना लय की समझ। मैं तो इसलिए चला आता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है, और जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता माँ के पास न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है, वो सुनाता हूं। कि कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल सुबह जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। अब आप देखिए अगली पंक्ति का खालीपन कैसे गूंजता है जीवन में, तब सुनाता हूं। कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कूट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। और अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले। जब कोई नहीं होता ना तो ये हवाएं बात करती है, अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है। जब बात करता है तब हम सुनते नहीं है, और जब बात करने वाला नहीं रहता तब अंतरिक्ष बात करता है। अब हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माया जब हमें बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा, ये मत पी, वो हम सब करना चाहते हैं। और जब कर सकते हैं और कर नहीं पाते, उस खालीपन को देखना कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। क्या बात है, क्या बात। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला।
आप ही की जिंदगी की दृश्य चुराता हूं। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हैराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रहना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। अगली पंक्ति शैलेश लोढ़ा टेलीविजन पे वाह भाई वाह में क्या बोलते हैं, वाह वाह क्या बातें में क्या बोलते हैं, बहुत खूब। में हजारों घंटे का सॉफ्टवेयर मेरे पास होगा, मैंने 5, 7, 10 हजार एपिसोड किए होंगे अलग अलग कार्यक्रमों के, और कर रहा हूं। वाह भाई वाह आप लेटेस्ट देखते हैं शेमारू पे रात को। भूल जाइएगा कि मैं टेलीविजन पे क्या बोलता हूं। एक पंक्ति मेरे नाम से अगर याद रख लेंगे तो लगेगा कि मैंने आपके मन की बात मेरी कलम पे लिख के कह दी है, और वो बात अभिधा में, अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने सोचा ना हो, जो आपने भोगा ना हो। सोचा और भोगा मैंने और आपने, लिखा मैंने। सिर्फ एक पंक्ति देता हूं कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि बार बार के कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और अंतिम पंक्तियां के कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा कर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़ा मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, नहीं पढ़ता तो पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। क्या बात है, माँ क्या हमें बात तेरी है, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मन नहीं हो रहा है कि मैं मंच पर इस कार्यक्रम का आपके जरिए समापन करूं, लेकिन अभी वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप इतने दूर से, देखिए देश विदेश में आपके बहुत सारे कार्यक्रम हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन लखनऊ में ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बताते चले जब से ये अंबेडकर पार्क बना है पहली बार आज तक का यहाँ पर मंच सजा है, और इस मंच पर आकर यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जाते जाते 2 पंक्तियां गुनगुना देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ताकि आप कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो क्या करना बाकी वो आनंद बख्शी साहब कह गए हम कवियों और शायरों के लिए। वो कह गए रास्ता रोक रही है थोड़ी जान है बाकी, और अभी इस दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे है दिल सबको मेरा सलाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। क्या बात है, बहुत खूब। अब दर्शक तो यही कह रहे हैं अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन वक्त इतने की ही इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए शैलेश जी, बहुत शुक्रिया।
जो लोग भी खड़े हो गए हैं प्लीज बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, क्योंकि अगले सेक्शन की हम शुरुआत करना चाहेंगे। लखनऊ की बेटी, जी हाँ, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं वो लखनऊ से आती हैं और मैं भी लखनऊ से हूं।